कहा था ना कि एक व्यक्ति बात करते हुए जा रहा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद वो करूंगा, इतने में ट्रक आ गया और ट्रक उसके पड़ोसी को ले गया साथ में। तो पड़ोसी चला गया, उसको तो पता भी नहीं चला, पर जिसको पता चला उसके मन में कौन सा भाव आएगा? अब वो लंबी योजनाएं नहीं बनाएगा, अब वो योजना बनाएगा अगले मिनट की, 1 मिनट में क्या करना है, अगले सेकंड में क्या करना है, ऐसी योजनाएं, क्योंकि उसको पता है कि जीवन का भरोसा नहीं है। दूसरा क्या होता है कि युद्ध में पुरुष बहुत सारे मर जाते हैं, क्योंकि युद्ध की रचना भी पुरुषों ने कर रखी है, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उसमें युद्ध की संभावना ज्यादा रहती है। अगर पुरुष खेत हो गए, ये मुहावरा सुना आपने, बहुत सारे पुरुष खेत हो गए, मर गए, तो उसके बाद क्या करते हैं, गाड़ दिया, तो खेत में ही वो उसी मिट्टी में चले गए। भूगोल पढ़ने के बाद समझ में आता है कि मिट्टी कैसे बनती है। तो उसके पहले तो लोग मिट्टी को खाते भी हैं और मिट्टी को माथे से लगाते हैं, बाद में समझ में आता है कि बहुत सारे कुत्ते गधे मरे हुए हैं, उन सबका वो उसी से मृदा बनी होगी। इंसान भी, मतलब सब लोग मरे हैं। तो फिर मिट्टी से प्रेम थोड़ा कम हो जाता है। पुरुष चले गए ऊपर, बहुत सारे स्त्रियां रह गई, तो इससे क्या होता है, सेक्स रेशो बिगड़ जाता है। और दुनिया की नैतिकता को जिस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया आज तक, वो सेक्स रेशो है। जिस समाज में 1000 पुरुष पे 1000 या लगभग 1000 महिलाएं हैं, वहां एक विवाह चलेगा। जहां 1000 पुरुष पर 1500 महिलाएं हैं, वहां एक विवाह चल ही नहीं सकता, चलेगा तो व्यभिचार के साथ चलेगा या वेश्यावृत्ति के साथ चलेगा। दुनिया का कोई माई का लाल समाज ऐसा नहीं है जो इतने भयानक सेक्स रेशो को एक विवाह से मैनेज कर सकता हो। और यदि 1000 पुरुष थे, 1000 महिलाएं थे, युद्ध हुआ, पुरुष 100 रह गए, महिलाएं 1000, तो 10 विवाह शुरू होंगे परंपरा में, एक पुरुष के 10 विवाह होंगे, क्योंकि समाज में ऐसी संकट की स्थिति है कि उसके बिना कोई चारा नहीं है। और नहीं तो क्या होगा, 90 स्त्रियां अविवाहित होंगी, 10 पुरुष 10 महिलाएं विवाहित हो गए, 90 अविवाहित स्त्रियां हैं, तो प्रकृति की अपनी डिमांड्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि चीजें यूं ही चलेंगी नहीं, फिर व्यभिचार पैदा होगा। इसलिए सेक्स रेशो किसी समाज में जब बहुत बिगड़ता है ना, उसके बाद नैतिकता के नियम चल नहीं पाते, ध्वंस हो जाता है, ध्वंस एकदम। इन दो चीजों ने पश्चिम में नैतिकता पर गहरा संकट पैदा कर दिया, और उस समय एक जनरेशन पैदा हुई, उसको बोलते हैं हंग्री जनरेशन, भूखी पीढ़ी। नैतिक मूल्यों को कच्चा चबा गई ये भूखी पीढ़ी। और नैतिकता क्या होती है? एक उम्र में कई लोग ऐसा विद्रोह करते हैं, भाई आप अधिकांश लोग मध्य वर्ग के हैं, और मध्य वर्ग में नैतिकता का ठीक ठाक स्कोप रहता है। बहुत गरीब बच्चा हो या बहुत अमीर बच्चा हो, इस उम्र में नैतिकता की ऐसी की तैसी किए रहता है एकदम। उसके पेरेंट्स कहते हैं बेटा बी मॉरल, चुप, बोलना मत उससे, वरना अगला निशाना आप ही ध्यान रखना। मध्य वर्ग का बच्चा ऐसी बात नहीं करता, उसको संस्कार इतने ठूस ठूस के दिए जाते हैं कि वो प्रणाम प्रणाम करता रहता है, तो मन में विद्रोह कर ले बेशक, ऊपर ऊपर प्रणाम करता रहता है। वरना किसी गरीब बस्ती में इस उम्र के बच्चे अपने बाप की बात मानना बंद कर चुके होते हैं, विद्रोही हो जाते हैं एकदम। वो हर तरह की वो हरकत करेंगे जो बाप मना करता है। बेशक बाप सही कह रहा हो कि बेटा देखो जमाना ठीक नहीं है, आजकल ड्रग्स का बहुत ज्यादा कारोबार चल रहा है, एक बार ड्रग्स की चपेट में है तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि वैसे तो मैं नहीं लेता, लेकिन अब तो लेके रहूंगा, मेरे बाप ने मना किया है, जरूर कोई अच्छी बात ही होगी। जिस चीज के लिए बाप मना करता है वो अच्छी बात ही होती है बच्चों की निगाह में, क्योंकि विद्रोही हो जाते हैं। और विद्रोही पीढ़ी ऐसी पीढ़ी है इस जमाने में कि वो हर नैतिक सीख को दुत्कारने के मूड में है, कुछ नहीं मानेंगे। आपने एक गीत देखा है, हिंदी फिल्म में बहुत पहले आया था, गीत था दम मारो दम। वो जो हिप्पी कल्चर दिखती है ना, ये उस जमाने की कल्चर की बात चल रही है। इसी हंग्री जनरेशन ने अमेरिका में बीटल्स नाम का ग्रुप पैदा किया, जिसको बीट जनरेशन भी कहते हैं, बीटनिक्स कहते हैं, बीटनिक्स या बीटल्स। आपके जमाने में तो नहीं, लेकिन आज से
40-50 60 साल पहले बहुत प्रसिद्ध म्यूजिकल ग्रुप था बीटल्स, और उसके गीत सुनेंगे तो आप वही भाव पाएंगे जो अकविता के भाव हैं, एंटी पोएट्री के भाव हैं। जापान में एक कल्चर हुई सन ट्राइबर्स कहते हैं, वो भी इसी तरह के लोग एकदम बिखरे हुए, कोई नैतिक वैतिक कुछ नहीं, कोई भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो है यहीं पर है, अपने तरीके से जिंदगी को जी लो, बाकी सब बकवास है, ये वाला भाव। अब ये सब उन देशों में समझ में आ रहा है, अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, जापान में समझ में आता है, जर्मनी में समझ में आता है। भारत में क्या हुआ कि जब देखा दुनिया भर में हो रहा, तो भारत में, बंगाल में, क्योंकि भारत में सारे विचार बंगाल से होके यहां पर पहुंच रहे थे उस समय, बंगाल में एक पीढ़ी बन गई, उसका नाम था विक्षुब्ध पीढ़ी। किस बात से विक्षुब्ध है पता नहीं, अखबार पढ़ पढ़ के विक्षुब्ध हो गए थे, जबकि हमारे समाज में न सेक्स रेशो बिगड़ा था, न युद्ध हमारे सामने सीधा हुआ, पर तब भी एक भटकाव था, नाराजगी थी। और विक्षुब्ध पीढ़ी में कई लोग, मलयराज चौधरी थे, बिमल बसाक थे, खूब मतलब उग्रता से भर के लिखते थे, वमन करते थे। पश्चिम में एलन जिन्सबर्ग सबसे प्रसिद्ध कवि हुए, चार्ल्स मॉल्सवर्थ शायद नाम था, वो भी काफी प्रसिद्ध कवि थे। ये 2-3 लोग प्रसिद्ध हुए।